करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में, जो कि 13 नवंबर 2011 को हुआ था। ये उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 to 8 का है। देखिए, सबसे पहले हम CDP की बात करेंगे। CDP यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि ये यानी कि जब बुनियादी स्तर होता है तो हम मातृभाषा में क्यों शिक्षा देते हैं। ऑप्शन ए है क्योंकि बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा। सेकंड है कि अधिगम को ये सरल बनाएगा। थर्ड है कि बौद्धिक विकास में ये सहायता करेगा। फोर्थ है कि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में ये सहायता करेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि बुनियादी स्तर पर हम मातृभाषा में शिक्षा इसलिए देते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक वातावरण में जो बच्चे होते हैं उसको सीखने में क्या करेगा, उसको सीखने में करेगा सहायता। व्याख्या है कि बुनियादी यानी कि जो प्राथमिक स्तर होता है इसमें बच्चों को हम मातृभाषा में शिक्षा देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इसमें वे अपने आसपास की जो होते हैं वातावरण उसमें बारे में जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, इसलिए उसमें हम प्राथमिक स्तर पर हम बच्चों को मातृभाषा में देते हैं शिक्षा। नेक्स्ट है कि श्याम पट्ट यानी कि जो ब्लैक बोर्ड होता है उसमें लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, सबसे ज़रूरी क्या होता है जब हम श्याम पट्ट पर लिखते हैं। ऑप्शन ए है कि अच्छी लिखावट होनी चाहिए। ऑप्शन बी है कि लेखन जैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, यानी क्लियर होना चाहिए। थर्ड है कि हम बड़े बड़े अक्षरों में लिखें। फोर्थ है कि हम छोटे छोटे अक्षरों में लिखें। तो देखो, श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि लेखन होना चाहिए स्पष्ट, यानी कि लेखन इसमें स्पष्टता होनी चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि श्याम पट्ट लेखन का सबसे महत्वपूर्ण घटक लेखन में स्पष्टता होती है, जिससे जो छात्र होते हैं यह श्याम पट्ट पर लिखे गए विषय वस्तु को आसानी से और सुगमता पूर्वक पढ़ सकते हैं। यानी कि जो ही श्याम पट्ट पर चीज़ें लिखी जाती हैं बच्चे उसे आसानी से पढ़ सकें, अच्छे से पढ़ सकें, उसे समझ सकें। इसके लिए लेखन कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप यानी आपकी क्लासरूम चल रही है और उसमें एक जो स्टूडेंट्स है वो देर से आता है, तो क्या करेंगे आप। ऑप्शन ए है कि उसके अभिभावकों को हम सूचित करेंगे, इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका बेटा लेट आया है। सेकंड है कि उसे दंड देंगे, यानी कि उसके ऊपर 2-4 हाथ लगा देंगे कि तुम लेट क्यों हुए हो। थर्ड है कि कारण क्या था ये जानने की चेष्टा करेंगे, मतलब ये कोशिश करेंगे कि आखिरकार बच्चा क्यों लेट हो गया। और फोर्थ है कि इस पर कोई प्रकार का ध्यान ही नहीं देंगे, लेट आया तो लेट आया, जल्दी आया तो जल्दी आया, था हमारा क्या जाता। तो ये सब तो गलत है ना। अगर आपकी क्लासरूम में कोई छात्र देर से आता है तो आप ये उसका कारण क्यों है, क्यों वो लेट हो गया, उसे क्या तकलीफ हुई कि वो लेट हो गया, यानी कि कारण जानने की करेंगे चेष्टा, यानी कि कोशिश करेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या है कि सर्वप्रथम शिक्षक द्वारा छात्र की कक्षा में देर से आने का कारण जानने का हमें करना चाहिए प्रयास, जानेंगे कि आखिरकार बच्चा जो है वो देर से क्यों आया है। फिर उसके बाद जो समस्या उत्पन्न हुई है उसका समाधान ढूंढेंगे कि बच्चा आगे से देर से ना आए। नेक्स्ट है कि विद्यालय में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कैसे हमें अभिप्रेरित करना उचित होता है। फर्स्ट है कि चुने गए अध्ययन के द्वारा। सेकेंड है प्रासंगिक अध्ययन द्वारा। थर्ड है गहन अध्ययन द्वारा और फोर्थ है शाश्वत अधिगम द्वारा। ऑप्शन डी शाश्वत अधिगम द्वारा। जो विद्यालय होता है उसमें स्टूडेंट्स को हमें शाश्वत अधिगम द्वारा प्रेरित करना होता है उचित। व्याख्या है कि शाश्वत का अर्थ है प्रवचन, अनुवाद, पठन होता है। तो शाश्वत का मतलब क्या होता है, प्रवचन, अनुवाद और पठन। शाश्वत अधिगम के द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित किया जा सकता है तथा ये एक उचित और महत्वपूर्ण पहलू है। शाश्वत के द्वारा क्या किया जाता है, उसको प्रेरित किया जाता है और एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है पहलू। नेक्स्ट है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, अधिकार जो एजुकेशन है उसको क्या मोटिवेशन होना चाहिए, क्यों वो दी जाती है, पर्पज क्या है उसका। फर्स्ट है कि विद्यार्थियों में ये व्यवसायिक कुशलता का करता है विकास, यानी कि बच्चों के अंदर व्यवसाय की कुशलता आ जाती है। सेकेंड है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें समाज के प्रति जागरूकता का हो जाता है विकास, यानी समाज के प्रति वे जागरूक हो जाते हैं। थर्ड है कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, यानी कि स्टूडेंट्स होते हैं वो किसके लिए हो जाते हैं प्रिपेयर, वो हो जाते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। फोर्थ है कि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कि व्यवहारिक जीवन उनका है उसके लिए विद्यार्थी होते हैं तैयार। तो शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थी को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना, किसके लिए, व्यवहारिक जीवन के लिए। ठीक है, इजी होते हैं, इजी क्वेश्चन इसमें आते हैं, बस आपको पता होना चाहिए।
व्याख्या है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य जीवन जीने की कला सिखाना है, जिसमें विद्यार्थी व्यवहारिक जीवन के लिए कैसे होते हैं, तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी कौन सी पद्धति है। फर्स्ट है कि विद्यार्थियों को दंड दें। सेकेंड है कि अभिभावकों को ध्यान से इसे लाएं। थर्ड है कि जो अवांछित व्यवहार के कारण है उन्हें ढूंढें, उनका उपचार का प्रबंधन करें। फोर्थ है कि इसकी क्या करें, उपेक्षा कर दें। देखो उपेक्षा वगैरह करना सही नहीं रहता है, दंड देना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे तो बकवास होते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। ये जो अवांछित व्यवहार के क्या कारण है, ठीक है, उनको ढूंढें और उनके उपचार का क्या करें, प्रबंध करें। व्याख्या है कि सबसे पहले हम क्या जानें कि बच्चों का जो इस तरह का अवांछित व्यवहार है उसका कारण क्या है, उसको जानना होता है। उसके बाद क्या होता है कि उन समस्याओं का उपचार करने के लिए बालक के व्यवहार में परिवर्तन आने का सबसे उचित और प्रचलित विधि कैसी है, उचित भी है और प्रचलित भी है। नेक्स्ट है कि आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, तो आप क्या करेंगे। यानी कि कुछ स्टूडेंट्स हैं तो टीचर्स डे पर इन्होंने आपको क्या है, बधाई पत्र भेजा है, तो करेंगे क्या आप। फर्स्ट है कि कुछ नहीं करेंगे। सेकेंड है कि उन्हें धन्यवाद देंगे। थर्ड है कि उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे। और फोर्थ है उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें क्या करेंगे, धन्यवाद देंगे। देखो पैसों की बर्बादी करने देने के लिए उनके पास लेक्चर देने की ज़रूरत आपको है नहीं, शुभकामनाएं बदले में क्यों दोगे, क्योंकि वो स्टूडेंट्स हैं, आप तो टीचर हैं, कैसे दे नहीं सकते। कुछ नहीं करेंगे इसका मतलब नहीं है। अगर टीचर्स डे पर स्टूडेंट्स आपको बधाई पत्र दे भी रहे हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें बहुत प्यार से धन्यवाद कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी व्याख्या भी है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर जो स्टूडेंट्स आपको टीचर्स डे पर बधाई दे रहे हैं तो आप उन्हें क्या कहेंगे, धन्यवाद देंगे। नेक्स्ट है जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि, यानी कि कोई स्टूडेंट्स है वो फेल हो गया है तो क्या समझा जाएगा। फर्स्ट है कि पद्धति ही असफल है। सेकेंड है कि शिक्षक ही असफल है। थर्ड है कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो असफल है। और फोर्थ है कि व्यक्तित्व असफलता है। देखो ऑप्शन डी। व्याख्या भी है कि जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि ये एक तरह की व्यक्तित्व असफलता है। जो विद्यालय होता है उसमें विद्यार्थियों की असफलता के कई कारण होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स असफल है तो शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जिसके लिए वो क्या होते हैं, जिसके लिए वो होते हैं सार्थक। नेक्स्ट है कि विद्यार्थी असफल इसलिए भी होते हैं क्योंकि जो विद्यालय व्यवस्था होती है वो प्रत्येक स्टूडेंट्स की आवश्यकताएं और अभिरुचियों को ध्यान में नहीं रख पाती। यानी कि हर एक व्यक्ति की जो डिफरेंट्स होती हैं, इंटरेस्ट होते हैं, उसकी नीड डिफरेंट होती हैं। और हमारी विद्यालय पद्धति तो सेम ही है, सभी के लिए एक जैसा ही पढ़ाया जाता है, इसलिए भी। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। फर्स्ट है कि उसके अंदर उत्तरदायित्व की होनी चाहिए, अनुभूति। सेकेंड है कि ईमानदारी, ऑनेस्टी होनी चाहिए। थर्ड है कि सहभागिता होनी चाहिए। और फोर्थ है कि उसमें आज्ञाकारिता होनी चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आज्ञाकारिता। व्याख्या है कि किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है उसकी आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता जो होती है हमारे मानव के व्यवहार में सामाजिक प्रभाव का होता है एक रूप, जिसे एक व्यक्ति जो होता है जो उसके स्पष्ट निर्देश होते हैं या किसी प्राधिकारी व्यक्ति के आदेश होते हैं उनका करना होता है उन्हें पालन। वही एक बालक अपने माता पिता को, अपने टीचर्स को और अपने से बड़े जनों की आज्ञा का क्या करता है, अपने से बड़े जनों की आज्ञा का करता है, वे पालन करता है। नेक्स्ट है कि आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी जो है वो उस विषय से संबंधित एक प्रश्न पूछता है तो आप करेंगे क्या। फर्स्ट है उसे उस असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति दे देंगे। सेकेंड है कि प्रश्न पूछने की अनुमति ही नहीं देंगे। थर्ड है कि उन्हें हम दंडित कर देंगे गैर अनुशासित समझकर। फोर्थ है कि कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देने को कहेंगे। सबसे अच्छा देखो यही है, अगर कोई स्टूडेंट्स आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि आपकी विषय से असंबद्ध है, उससे रिलेटेड नहीं है, तो आप कहेंगे कि आप उसके आंसर जो है वो क्लास के बाद देंगे। ठीक है, क्लास के बाद उसे अच्छे से समझा देंगे कि इसका आंसर इस तरह से, क्योंकि अगर आप बीच में ही बोल पड़ेंगे तो फिर आप जो पढ़ा रहे हैं वो लेक टूट जाएगा और बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अनुमति देंगे और नहीं देंगे ये सब तो करना नहीं चाहिए, दंड तो बच्चों को कभी नहीं देना चाहिए। ठीक है, व्याख्या भी है कि
कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो विषय वस्तु है उससे असंबद्ध प्रश्न पूछने पर टीचर्स के द्वारा कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देना सबसे अच्छा होता है तरीका, ताकि जो क्लासरूम है उसमें जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसको मैं अवरोध वहीं किसी प्रकार का कोई अवरोध ना पैदा हो, कोई प्रॉब्लम ना हो और शिक्षण कार्य जो है वो बिल्कुल अनुशासित रूप से चलता रहे। नेक्स्ट है कि एक प्रासामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है, यानी कि 12 वर्ष का जो आयु का बालक है एक प्रासामान्य उसमें क्या होना संभव है। देख, फर्स्ट है कि कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, सेकेंड है कि वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, थर्ड है कि और यहाँ से में उनकी रुचियों को सीमित करना और फोर्थ है कि समकक्षी के अनुमोदन के लिए क्या होना, बेचैनी होना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक प्रासामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है समकक्षी के अनुमोदन के लिए क्या होना, बेचैनी होना। ठीक है, व्याख्या भी है कि समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी पूर्व किशोर अवस्था यानी कि 9 से 12 वर्ष का प्रमुख होता है लक्षण। इसमें बच्चा क्या करता है कि औपचारिक शिक्षा के द्वारा समाज और संस्कृति के कुछ सरल और प्रारंभिक कौशलों को सीख लेता है, जैसे कि संबंध, निगमनात्मक तर्क करने की उसकी जो योग्यता है, आत्म अनुशासन है, सामाजिक अनुमोदन के नियम है, इन सबको क्या करता है, इन सबको करता है अधिगम। ठीक है, इन सबको क्या करता है, इन सबको अधिगम करता है। नेक्स्ट है कि विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है, यानी कि विद्यालय से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर कॉलेज या स्कूल से भाग जाते हैं, तो कारण क्या है उसका, क्या होती है प्रॉब्लम्स, इसलिए भागते हैं। फर्स्ट है कि कक्षा शिक्षण में उन्हें रुचि का अभाव, यानी क्लासरूम में उसका इंटरेस्ट नहीं हो पाता है। सेकेंड है कि विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, यानी स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके अध्ययन में क्या होता है, इंटरेस्ट का लैक होता है। थर्ड है कि उन्हें विद्यार्थियों को दंड नहीं देना और फोर्थ है कि समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिव्यक्ति। तो देखो, अगर स्कूल से जो स्टूडेंट्स हैं वो भाग रहे हैं इसका मुख्य कारण यही है कि समस्या के प्रति जो शिक्षक हैं उन्होंने उस समस्या को उस तरह से नहीं देखा जिस तरह से उन्हें देखना चाहिए था, यानी कि उन्होंने उनकी समस्या पर कोई उपचार ही नहीं किया, इसलिए बच्चे वहाँ से भाग रहे हैं। व्याख्या भी है कि विद्यार्थी द्वारा विद्यालय से भागने की प्रवृत्ति के कई कारण हैं, जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी समस्या के प्रति जो टीचर्स हैं उनका असंवेदनशील रवैया, यानी उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो। सेकेंड है कि वातावरण का अप्रजातांत्रिक स्वरूप, यानी कि बच्चों के बारे में सुनना ही नहीं है, बस अपनी अपनी बताए रखना है। थर्ड है सुरक्षा की भावना का अभाव, स्टूडेंट्स की जो है वो रैगिंग की जा रही है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, टीचर्स को कोई ध्यान ही नहीं है, यानी कि किसी प्रकार की कोई सेफ्टी ही नहीं है स्टूडेंट्स की, तो वो भाग जाते हैं। फोर्थ है कि शिक्षण कार्य का सुचारू रूप से ना चलना, यानी कि जो टीचिंग है वो भी उतनी अच्छे तरीके से नहीं चल रही है जैसे चलनी चाहिए, बच्चों का बिल्कुल इंटरेस्ट ही उसमें नहीं हो पा रहा है, तो ये सारे कारण होते हैं। नेक्स्ट है कि विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स होते हैं उनमें श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए ऑप्शन है कि शिक्षक अपने ही श्रम में क्या दिखाए, प्रवृत्ति दिखाएगा। सेकेंड है शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्या करेगा। थर्ड है कि समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। फोर्थ है कि विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का क्या होना देना, उदाहरण देना होगा। तो अगर विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करना है तो सबसे अच्छा यही है कि समय समय पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको श्रम करने का क्या देना पड़ेगा, उनको श्रम करने का जो अवसर है ये देना पड़ेगा। ठीक है, व्याख्या भी है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको समय समय पर श्रम के अवसर देकर उनमें श्रम स्फूर्ति का विकास कर सकते हैं। इसीलिए आजकल जो विद्यालय है जैसे NSS है, NCC है अतः खेलकूद है, इन कोर्स विद्यालय के पाठ्यक्रम में लाए गए। कैसे लाए गए, कोर्स पाठ्यक्रम के रूप में। नेक्स्ट है कि बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, यानी कि जो बाल विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसकी परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या है। फर्स्ट है कि मानवीय समर्थ जो होते हैं उनमें परिवर्तन का क्या करना, परीक्षण करना। सेकेंड है कि जीवन अवधि के दौरान जो व्यवहार है उसकी क्या करना, व्याख्या ढूंढेगा। थर्ड है कि बच्चों की वयस्क और वरिष्ठ नागरिकों के साथ क्या करना, तुलना करना। और फोर्थ है कि किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, सामाजिक, सोशल तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए क्या होना, उत्तरदायी होना। सबसे अच्छा तो यही लग रहा है कि बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है कि कोई भी स्टूडेंट्स है, बच्चा है, चाइल्ड है, उसके संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरे सामर्थ्यों के क्रम विकास के लिए क्या होना, उत्तरदायी होना।
ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्याख्या है कि बाल विकास जो है ये मनुष्य के जन्म से लेकर किशोर अवस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को कहते हैं। जब वे धीरे धीरे निर्भरता से और अधिक स्वायत्तता की ओर बढ़ते हैं, अर्थात किसी बच्चे में संज्ञानात्मक, सामाजिक और नैतिकता के क्रमिक विकास को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं बाल विकास, जो कि एक दूसरे के क्रम विकास के लिए कैसा होता है? एक दूसरे के क्रमिक विकास के लिए होता है उत्तरदायी। नेक्स्ट है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, यानी कि जो प्राइमरी टीचर होता है उसके लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों ज़रूरी होता है? फर्स्ट है क्योंकि ये बच्चों को अनुशासित करने में हेल्प करेगा। सेकेंड है कि जो परीक्षा में परिणाम है उनमें उन्नति करेगा। थर्ड है कि बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाएगा। फोर्थ है कि बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की क्या करेगा? हेल्प। तो सही आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा कि बच्चों के व्यवहार को समझने में टीचर की क्या करेगा? शिक्षक की हेल्प करेगा। व्याख्या है कि जो शिक्षक होता है उसको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि इसके द्वारा ही जो टीचर है ये बालक के व्यवहार को बहुत ही ईजिली समझ सकेगा और जो उसके टीचिंग मेथड है वो बहुत अच्छे से चल पाएगा, यानी बहुत अच्छे से उसका जो समझण कार्य है वो चल पाएगा। नेक्स्ट है कि मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वार्थिक हैं इसके विकास का क्या अर्थ है? फर्स्ट है कि मतारोपण, सेकेंड है कि अंगीकरण, थर्ड है कि अनुकरण और फोर्थ है कि अभिव्यक्ति। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंगीकरण। मानवीय मूल्य जो कि हमारी प्रकृति में क्या है? हर जगह यानी सर्वात्रिक है, इसके विकास का मतलब होता है अंगीकरण। ठीक है, व्याख्या भी है कि राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है कि मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं लक्ष्य हैं। राधा कुमुद मुखर्जी ने क्या लिखा है? जो मूल्य होते हैं, जो वैल्यूज होती हैं, क्या होती हैं? ये हमारे समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं होती हैं और लक्ष्य होते हैं, जिसका अंतरीकरण सीखने और समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही होता है, जो कि बाद में व्यक्तिनिष्ठ मान तथा अभिलाषाओं बन जाती हैं। अर्थात जो मानवीय मूल्य हैं उनका पीढ़ी दर पीढ़ी होता है अंगीकरण, और इस तरह उनका विकास भी कैसा होता है? उनका विकास भी पीढ़ी दर पीढ़ी ही होता है। नेक्स्ट है कि अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, यानी कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझने के लिए एक टीचर्स में क्या होनी चाहिए? अच्छी जानकारी। क्यों? फर्स्ट है कि बाल मनोविज्ञान की जानकारी उनके अंदर हो, सेकेंड है कि बच्चों को समझने की जो प्रवृत्ति है उसकी जानकारी हो, थर्ड है कि जो विषय वस्तु हैं उसके प्रति विद्यार्थियों के मत की जानकारी हो, फोर्थ है कि सभी की जानकारी हो। तो सही आंसर हो जाएगा सभी की। जो अपने स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, विद्यार्थी होते हैं, उनको अगर समझना चाहते हैं तो एक टीचर में बाल मनोविज्ञान की भी जानकारी हो, बच्चों को कैसे समझा जाना है उसकी प्रवृत्ति की भी जानकारी हो, और कोई भी विषय वस्तु होती है उसके प्रति विद्यार्थियों का जो क्या मत होता है उसकी भी उसे जानकारी हो, यानी सभी की उन्हें जानकारी होनी चाहिए। व्याख्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए एक जो टीचर है उसके साथ कई सारी क्वालिटी होनी चाहिए उसमें, जैसे कि बाल मनोविज्ञान की समझ, बच्चों की बुद्धि स्तर की उनमें होनी चाहिए समझ, अभिव्यक्ति की होनी चाहिए समझ, और समस्याओं के बारे में भी होनी चाहिए समझ कि बच्चों को समस्याएं हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, कैसे उनका उपचार किया जाए। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं, यानी कि वो कौन सा होता है स्तर जिसमें जो बच्चे होते हैं वो अपने ही समकक्षी वर्ग के बन जाते हैं एक्टिव मेंबर, यानी कि सक्रिय सदस्य। फर्स्ट है कि किशोर अवस्था, सेकेंड है वयस्कावस्था, थर्ड है प्राक बाल्यावस्था, फोर्थ है बाल्यावस्था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किशोर अवस्था। किशोर अवस्था स्तर में बच्चे जो होते हैं वो अपने समकक्षी वर्ग के हो जाते हैं सक्रिय सदस्य। ठीक है, व्याख्या भी है कि पूर्व किशोर अवस्था यानी कि 9 से 12 वर्ष की होती है, जिसमें जो बच्चे होते हैं वो अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि मनोचित्रण का संदर्भ है। फर्स्ट है कि अर्धग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक, सेकेंड है जोखिम भरे जो कार्य होते हैं उनकी कर्म योजना, थर्ड है मन का चित्र खींचना, और फोर्थ है कि मन के प्रकार्य का अन्वेषण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मन के प्रकार्य का अन्वेषण। मनोचित्रण का क्या संदर्भ है? ये मन के प्रकार्य का अन्वेषण है। ठीक है, व्याख्या भी है
कि मन के प्रकार का अन्वेषण करना ही जो होता है ये मनोचित्रण कहलाता है। नेक्स्ट है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा है जिसे हमें पता चलेगा कि प्रतिभाशाली का जो संकेत है वो नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है। फर्स्ट है कि विचार में क्या हो, सृजनात्मकता हो। सेकेंड है दूसरों के साथ लड़े। थर्ड है कि अभिव्यक्ति में अनूठापन। फोर्थ है कौतूहल। तो देखो, अगर उनके विचारों में सृजनात्मकता है, क्रिएटिव है बोलो, तो प्रतिभाशाली है। अगर उनकी अभिव्यक्ति में कुछ अनूठापन है, कुछ नयापन है, तो भी प्रतिभाशाली है। जो दूसरों के साथ लड़ना और कौतूहल में, कौतूहल वाले भी जो होते हैं प्रतिभाशाली ही होते हैं। लेकिन दूसरों के साथ लड़ना, इससे तो कुछ पता नहीं चलता। अगर कोई दूसरों के साथ लड़ रहा है तो ये नहीं जान सकते कि प्रतिभाशाली है या नहीं। नहीं पूछा था, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि प्रतिभाशाली होने के संकेत हैं, जैसे उच्च बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर है। जिनकी उच्च बुद्धि लब्धि कैसी है, 130 से ऊपर है, तो वो प्रतिभाशाली हैं। जिनके विचार जो है वो उनमें सृजनात्मकता है तो वो प्रतिभाशाली हैं। जिनके अंदर उत्सुकता है, कौतूहल को है, वो भी है प्रतिभाशाली। जिनको अभिव्यक्ति में अनूठापन है वो भी प्रतिभाशाली हैं। लेकिन दूसरों के साथ लड़ाई झगड़े करने वाले वे प्रतिभाशाली की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि, यानी कि जो बालिका शिक्षा होती है उसको महत्व देना क्यों उचित है। फर्स्ट है क्योंकि बालिकाएं बालकों से अधिक ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं, यानी कि जो गर्ल्स होती हैं वो बॉयज़ से ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। सेकेंड है कि बालिकाएं बालकों से बहुत ही अल्पसंख्यक हैं, यानी बहुत कम मात्रा में हैं। थर्ड है कि अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से हमने विभेदित किया था। फोर्थ है किसी भी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, व्याख्या भी है कि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में जो बालिकाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जो बालिका शिक्षा है उसको महत्व देना उचित है, क्योंकि इससे लैंगिक भेदभाव में क्या आती है, लैंगिक भेदभाव में कमी आती है। नेक्स्ट है कि समन्वित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है, यानी कि जो समन्वित शिक्षा है इसकी सफलता किस पर निर्भर करेगी। फर्स्ट है कि समुदाय के समर्थन पर। सेकेंड है कि पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। थर्ड है कि शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। और फोर्थ है शिक्षणों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। ऑप्शन बी, समन्वित शिक्षा की सफलता पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर करती है निर्भर। ठीक है, किस पर निर्भर करती है, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। नेक्स्ट है कि अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। फर्स्ट है कठोर परिश्रम का सुझाव। सेकेंड है ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन। थर्ड है कि निजी शिक्षण का सुझाव दे। फोर्थ है कि निदानात्मक शिक्षण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निदानात्मक शिक्षण। अधिगम से संबंधित कोई विद्यार्थी की प्रॉब्लम से यानी समस्याएं हैं, उनका सबसे अच्छा उपचार है निदानात्मक शिक्षण। व्याख्या है कि अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है निदानात्मक शिक्षण। इसके द्वारा कर सकते हैं काती भविष्य का निर्धारण भी हम सही दिशा में कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। फर्स्ट है कि पुरस्कार दे। सेकेंड है सही मार्गदर्शन दे। थर्ड है कि उन्हें एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण दे। फोर्थ है कक्षा में भाषण दे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरस्कार देकर। एक शिक्षक विद्यार्थियों को कैसे अनुप्रेरित कर सकता है, उन्हें पुरस्कार देकर कर सकता है। व्याख्या है कि शिक्षक विद्यार्थियों को उनके द्वारा किए गए जो उचित कार्य हैं उनके लिए उचित पुरस्कार देकर कर सकता है प्रेरित। नेक्स्ट है कि यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करें। फर्स्ट है कि उसकी उपेक्षा कर दें, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। सेकेंड है कि उन्हें एग्जाम्स में ही कम अंक देंगे, तो ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। थर्ड है कि उनके अभिभावकों से बात करें। और फोर्थ है कि उन्हें डांट दें। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट्स आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो आप उसके अभिभावक से बात करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या है शिक्षक को सम्मान न देने से विद्यार्थी के जो व्यवहारिक समस्याएं उनका पता चलता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, इसका समाधान करने के लिए उसके जो अभिभावक हैं उनसे बात करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है। फर्स्ट है कि शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित कि अनुभव केंद्रित। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षक केंद्रित। जो शिक्षण होता है, जो टीचिंग होता है, इसका सत्तावादी स्तर होता है शिक्षक केंद्रित। ठीक है, यहाँ कौन होता है केंद्र में,
शिक्षक रहता है। व्याख्या भी है कि शिक्षण का सत्तावादी स्तर है ये होता है शिक्षक केंद्रित, जबकि शिक्षक का प्रजातांत्रिक स्तर कैसा होता है, छात्र केंद्रित होता है। ठीक है, शिक्षक की बात करें टीचर की, उसका कैसा होता है प्रजातांत्रिक स्तर, छात्र केंद्रित। नेक्स्ट है कि चरित्र का विकास होता है। फर्स्ट है कि इच्छा शक्ति के द्वारा, सेकंड है कि बर्ताव और व्यवहार के द्वारा, थर्ड है कि नैतिकता के द्वारा, फोर्थ है कि सभी के द्वारा। तो अगर एक चरित्र के विकास की बात करी जाए तो ये सभी के द्वारा होता है, यानी कि इच्छा शक्ति के द्वारा भी, नैतिकता के द्वारा भी, बर्ताव और व्यवहार के द्वारा भी। ठीक है, इन सभी के द्वारा होता है चरित्र का विकास। व्याख्या भी है कि चरित्र का विकास व्यक्ति की इच्छा शक्ति, व्यवहार और नैतिकता पर होता है आधारित। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, इनमें से हमें बताना है कि शिक्षण अधिगम का कौन सा स्तर नहीं है। फर्स्ट है विभेदीकरण स्तर, सेकेंड है स्मृति स्तर, थर्ड है चिंतनशील स्तर, फोर्थ है समझ स्तर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विभेदीकरण स्तर। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, तो ये विभेदीकरण स्तर ये नहीं है, जबकि चिंतनशील, स्मृति और समझ ये सभी स्तर हैं। व्याख्या भी है कि विभेदीकरण शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है। इसमें जो है वो छात्रों को बुद्धि लब्धि के आधार पर हम छोटे छोटे समूहों में बांटने की क्या होती है, छोटे छोटे समूहों में बांटने की होती है प्रक्रिया। नेक्स्ट है कि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप फर्स्ट है कि उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, सेकेंड है जिन प्रश्नों के उत्तर वे दे सकता है केवल वही प्रश्न करेंगे, थर्ड है कि उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिसके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर हो और जिसके कारण वे कक्षा में उपहास का पात्र बनता हो, और फोर्थ है कि उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब उसके उत्तर देने के लिए वे उत्साहित हो। तो देखो, अगर एक स्टूडेंट है और वो कक्षा में भाग लेने में करता है संकोच, तो आप उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, ये गलत है। क्यों नहीं पूछेंगे आप प्रश्न, आपको प्रश्न पूछना चाहिए। सेकेंड है कि उत्तर दे सकते हैं वही प्रश्न पूछेंगे, ये भी गलत है। क्या पता आपको कौन सा प्रश्न का वो आंसर दे पाएगा, कौन सा नहीं। तो हो जाएगा ऑप्शन डी कि उसे केवल हम तब प्रश्न पूछेंगे जब उसका उत्तर देने के लिए वे क्या हों, उसका उत्तर देने के लिए हों उत्साहित। व्याख्या भी है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक के द्वारा संकोची छात्र से हम तब प्रश्न करेंगे जब वे उत्तर देने के लिए उत्साहित हों और उसमें आत्मशक्ति में क्या बन सके, सहभागी। नेक्स्ट है कि शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए, प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी, निर्देशात्मक। ऑप्शन सी आदर्शवादी। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए। हिंदी की बात करेंगे, भाषा फर्स्ट लैंग्वेज की। ठीक है, फर्स्ट है कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का हमें चयन करना है, तो हमें पूजनी, पूजनी, पूजनी और पूजनी दे रखा है। तो बताइए इसमें से कौन सा शुद्ध है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, हमारा इसमें से वर्तनी में सही शब्द हो जाएगा पूजनी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा इस तरह से बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द की अगर बात की जाए तो शुद्ध शब्द जो है वो पूजनी होगा। पूजनी, पूजनी, पूजनी ये सब अशुद्ध होंगे, तो सही शब्द होगा पूजनी। ठीक है, इस तरह से हमारा ये लिखा जाएगा। नेक्स्ट आए तो आप इस तरह से इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि जिसका जन्म पहले हुआ उसके लिए एक शब्द हमें बताना है, जैसे कि ऑप्शन ए है अनुज, सेकंड है द्विज, थर्ड है अग्रज, फोर्थ है सर्वज्ञ। तो ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म पहले हुआ होता है उसको हम कहते हैं अग्रज, यानी कि बड़ा पुत्र। ठीक है, जो जो पहले जन्म लेता है उसे बड़ा पुत्र होता है तो उसे हम कहते हैं अग्रज। वहीं जो बाद में जन्म लेता है उसे कहते हैं हम अनुज, यानी छोटे पुत्र को अनुज और बड़े पुत्र को अग्रज कहेंगे। ठीक है, वहीं जो 2 बार जन्म लेता है उसे द्विज कहते हैं, और जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं सर्वज्ञ, यानी सभी चीज़ों का ज्ञाता, सर्वज्ञ। व्याख्या भी है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द अग्रज है, वहीं जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अनुज। सब कुछ जानने वालों को कहते हैं सर्वज्ञ, और जो 2 बार जन्म लेता है उसे कहते हैं द्विज। जैसे कि ब्राह्मण, दांत, पंछी ये सब आते हैं द्विज में। कौन कौन से, ब्राह्मण, दांत और पंछी ये द्विज में आते हैं। नेक्स्ट है कि वर्तनी के अनुसार हमें शब्द का शुद्ध रूप चुनना है, जैसे कि पुरस्कार, 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 पुरस्कार ये 4 दे रखे हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा शुद्ध है, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है इस तरह से। हम पुरस्कार अगर लिखेंगे तो पुरस्कार को इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन डी में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है पुरस्कार। ठीक है,
नेक्स्ट है कि सजावट शब्द का हमें प्रत्यय बताना है। प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के लास्ट में लगकर उसके अर्थ को कर देते हैं परिवर्तित। फर्स्ट है आप, सेकंड है आवट, थर्ड है आहट, फोर्थ है टा। तो सज प्लस आवट बराबर सजावट, सज प्लस आवट बराबर सजावट, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें सज है और सज के साथ इसमें आवट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और इसे एक में मिलाकर सजावट कर दिया गया है। ऑप्शन बी सही है। व्याख्या भी है कि सजावट में आवट प्रत्यय लगा है, वे शब्द जो कि पीछे लगते हैं और फिर उनमें कर देते हैं परिवर्तन तो वे कहलाते हैं प्रत्यय। वही उपसर्ग है वे स्टार्टिंग में लगते हैं। नेक्स्ट है कि लड़का पेड़ से गिरा, इसमें वाक्य का कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, कर्म कारक, अपादान कारक कि करण कारक। जैसे हम जानते हैं कि कारण जो होते हैं ये कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव, संबंध का की के संबोधन है। तो पेड़ से गिरा यानी कि लड़का पेड़ से गिर गया, अलग हो गया पेड़ से। जहाँ पे अलग होने की बात की जाती है वहाँ होता है अपादान से अलगाव, यानी कि जहाँ पे से लगा हो और अपादान कारक होता है अगर अलगाव की बात कही गई होती है। तो यहाँ पर भी अलगाव की बात की गई है कि लड़का पेड़ से अलग हो गया है, तो यहाँ पे है अपादान कारक। व्याख्या है कि लड़का पेड़ से गिरा, इसमें अलगाव की बात की गई है, अलग हो गया पेड़ से, तो यहाँ पे है अपादान कारक। कारक के भेद कितने होते हैं? 8 भेद। कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव, अलगाव यानी अलग होने की स्थिति में अपादान होता है, संबंध का की के अधिकरण में पर, संबोधन है अरे अजी। अपादान से अलगाव, संबंध, काकी की रारेरी, ये सब होते हैं। अधिकरण में पर, संबोधन है अरे या फिर अजी। नेक्स्ट है कि चौराहा में कौन सा समास है? फर्स्ट है बहुब्रीहि, सेकंड है द्वंद्व, थर्ड है द्विगु, फोर्थ है तत्पुरुष। तो चौराहा यानी कि 4 राहों का समूह, इसमें होता है द्विगु समास। ठीक है, चौराहा यानी कि 4 राहों का समूह, इसमें है द्विगु समास। वहीं माता पिता है, ठीक है, दिन रात है, तो ये समान बातें की गई तो यहाँ पे होगा द्वंद्व समास। वही बहुब्रीहि होता है जिसमें किसी अन्य के बारे में बात की गई होती है या फिर किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात की गई होती है। व्याख्या है कि चौराहा में है द्विगु समास, क्योंकि चौराहा का विग्रह होगा 4 राहों का समूह, जहाँ पे बताया गया है कि 4 राहें यानी संख्या की बात की गई है। जिस समास का पूर्व पद हो संख्यावाची उसे कहते हैं हम द्विगु समास। नेक्स्ट है कि पुत्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यानी कि हमसे पूछा है कि कौन सा पुत्री का, बेटी का पर्यायवाची नहीं है। फर्स्ट है तने, सेकंड है सुता, थर्ड है आत्मजा, फोर्थ है दुहिता। पर्यायवाची मतलब होता है समानार्थक, यानी कि जो समान अर्थ देता है। तो पुत्री का मतलब होता है आत्मजा, सुता पुत्री, दुहिता बेटी, कन्या, ये सब होते हैं। बल्कि तने जो होता है ये बेटा का पर्यायवाची होता है, यानी कि ये पुत्र का पर्यायवाची होता है। तो पुत्र वाले को क्या कहते हैं? तने। वहीं अगर तने की जगह पे तनिया लिखा होता है तो तनिया ये पुत्री का हो जाता। तो पुत्री के कौन कौन से हैं? तनिया, पुत्री, सुता, बेटी, आत्मजा और दुहिता। और पुत्री का नहीं पूछा है तो तने होगा, क्योंकि तने होता है बेटा का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्याख्या है कि तने जो है वो पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि पुत्री के पर्यायवाची कई होते हैं, जैसे कि सुता, आत्मजा, दुहिता, बेटी, तनुजा, तन्या। जबकि तने किसका होता है? पुत्र का। पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं बेटा, सुत, आत्मज और तनुज। क्या है? बेटा, पुत्र, आत्मज और तनुज। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? फर्स्ट है सरोज, सेकंड है अरविंद, थर्ड है सलील, फोर्थ है पंकज। तो बताइए इसमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची मतलब समान अर्थ देने वाले। कमल का मतलब होता है अरविंद, पंकज, सरोज, ये सभी होते हैं, पर सलील नहीं होता है। नहीं पूछा था तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सलील जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। व्याख्या भी है कि कमल के पर्यायवाची शब्द हैं अरविंद, पंकज, जलज मतलब जो जल में उत्पन्न हुआ हो, सरोज, शतदल, अंबुज, नलिन, तामरस। कमल के क्या पर्यायवाची हैं? अरविंद, पंकज, जलज, सरोज, शतदल, अंबुज, नलिन और तामरस। जबकि सलिल जल का पर्यायवाची शब्द है। जल के और पर्यायवाची हैं जैसे कि नीर, उदक, पानी, अंबु, तोय, जीवन,
बारी मेघ पुष्प, तो ये जीवन बारी मेघ पुष्प। सलिल किसका है? जल यानी वाटर का है। नीर, उदक, पानी, अम्बु, तो ये जीवन बारी मेघ पुष्प भी इन्हीं के हैं। जबकि कमल के हैं अरविंद, पंकज, जलज, सरोज, सद्दर, अम्बुज, नलिन, ताम्रस। नेक्स्ट है कि जिसकी मति झट सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द होगा। फर्स्ट है कुशाग्र बुद्धि, सेकंड है प्रत्युत्पन्नति, थर्ड है दूरगामी, फोर्थ है दूरदर्शी। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मति यानी जिसकी बुद्धि तुरंत सोचने वाली हो तो उसे कहते हैं प्रत्युन्नति। जिसकी मति यानी कि बुद्धि हो वो झट सोचने वाली हो, तुरंत सोच लेता है, उसके लिए एक शब्द है प्रत्युन्नति। जिसकी बुद्धि उसके अग्र यानी नोक की तरह पैनी हो उसे कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। व जिसकी दृष्टि दूर तक जाती है उसे कहते हैं दूरदर्शी। तो जिसकी मति झट सोचने वाली हो, तुरंत सोच लेता है, वो है प्रत्युन्नति। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र नोक की तरह पैनी हो उसे कुशाग्र बुद्धि। जिसकी दृष्टि दूर तक जाए उसे दूरदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट है कि निर्गुण का संधि विच्छेद है निर प्लस गुण, नी प्लस गुण, नी प्लस गुण की निर प्लस गुण। तो इसके नाम से ही पता चला है नी प्लस गुण बराबर निर्गुण। इसमें है विसर्ग संधि। ठीक है, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें निर्गुण में विसर्ग संधि है। संधि विच्छेद नी प्लस गुण होगा। विसर्ग के साथ अगर स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। यदि विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो विसर्ग के बाद कोई स्वर आए तो किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण हो तो यारा लावा को विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? रा हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से विकल्पों में से जो तत्सम शब्द है उसका चयन करना है। कलश, कलश, कल्स की कल्स। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलश। ठीक है, इस तरह से जब हम कलश लिखेंगे तो वो हमारा तत्सम शब्द बिल्कुल सही होगा। तत्सम वे होते हैं जो हमने संस्कृत से लिए होते हैं। व्याख्या है कि तत्सम शब्द का उदाहरण है कलश। संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं उन्हें हम कहते हैं तत्सम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यों में से हमें शुद्ध रूप चुनना है। जैसे कि फर्स्ट है हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। सेकंड है हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। थर्ड है कि हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। फोर्थ है कि हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। सेंस हो जाएगा ऑप्शन बी कि हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। कौन सी कन्या का विवाह होने जा रहा है? आयुष्मती कन्या का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। कन्या या फिर पुत्री के लिए हम आयुष्मती या फिर सौभाग्यकांक्षिणी शब्द का करते हैं प्रयोग, जबकि सौभाग्यवती शब्द इसका प्रयोग विवाहित स्त्री के लिए यानी कि पत्नी और वधू के लिए होता है। नेक्स्ट है कि हमें निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद बताना है। जैसे कि भानुदे का क्या संधि विच्छेद होगा? फर्स्ट है भानु प्लस उदय, सेकेंड है भानु प्लस उदय, थर्ड है भानु प्लस उदय, फोर्थ है भानु प्लस उदय। अगर भानु उदय की बात करें तो भानु प्लस उदय बराबर भानुदय हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। व्याख्या भी है कि भानु उदय का संधि विच्छेद होगा भानु प्लस उदय। इसमें उ प्लस उ बराबर हो जाएगा बड़ा ऊ यानी आ ई उ और ऋषि के बाद हर्ष या फिर दीर्घ स्वर आता है तो दोनों मिलकर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ऋषि हो जाते हैं, यानी भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से हमें शुद्ध वाक्य चुनना है। फर्स्ट है कि हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। सेकंड है हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। थर्ड है कि हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। और फोर्थ है हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शुद्ध चुनना है तो ऑप्शन डी बिल्कुल शुद्ध है कि हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। किसकी शिक्षा का? जो नवयुवक होते हैं इनकी शिक्षा का है अच्छा प्रबंध। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है कि जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनना है। जैसे कि द्रव्य, द्रव,
संपदा की दौलत। पर्यायवाची मतलब होता है समानार्थक, यानी कि ऐसे शब्द जो समान अर्थ देते हैं उन्हें कहते हैं पर्यायवाची। पूछ रहा है कि धन, यानी कि धन का कौन सा नहीं है, तो हमारा दौलत तो होता ही है, मनी मतलब धन दौलत। संपदा भी होता है, संपदा होता है, दौलत होता है, धन होता है, लेकिन द्रव्य ये पर्यायवाची नहीं है। नहीं पूछा था इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, द्रव्य जो है वो धन का पर्यायवाची नहीं है। धन के पर्यायवाची है द्रव्य, संपदा, दौलत, जबकि द्रव्य जो होता है ये तरल पदार्थों को कहते हैं। तरल पदार्थों के लिए क्या प्रयोग होता है? द्रव्य। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। ये हमें वाक्य में कारक बताना है। फर्स्ट है कर्ता कारक, सेकेंड है करण कारक, थर्ड है संप्रदान, फोर्थ है कर्म। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्म कारक। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इसमें है कर्म कारक। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव संबंध का की के संबोधन है। 8 प्रकार में से होते हैं ये हमारे। ठीक है, कारक। व्याख्या है कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इसमें कर्म कारक है। संज्ञा और सर्वनाम जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध को करते हैं सूचित, उन्हें कहते हैं हम कारक। यानी कि जैसे शब्द जिनके संज्ञा और सर्वनाम के साथ प्रयोग करके हम अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध बताएं, उन्हें कहते हैं कारक। कर्म कारक का विभक्ति परसर्ग चिन्ह होता है को। बिना विभक्ति चिन्ह के भी कर्म के कारक का प्रयोग होता है। इसके कई नियम हैं, जैसे कि बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना, भगाना इत्यादि। ठीक है, कर्मों के साथ को विभक्ति लगती है, जैसे माँ ने बच्चे को सुलाया, पिता ने पुत्र को पुकारा, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। ठीक है, कारक के भेद कितने होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे, अरे, अजी। ठीक है, नेक्स्ट है कि घुड़सवार शब्द में कौन क्या है? फर्स्ट है कि रूढ़ शब्द है, सेकेंड है योग रूढ़ शब्द है, थर्ड है यौगिक है, फोर्थ है निरार्थक है, यानी कोई अर्थ ही नहीं है। तो घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, बताइए इसमें कौन सा है? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यौगिक शब्द। घुड़सवार शब्द कैसा है? एक प्रकार का यौगिक शब्द है। व्याख्या भी है कि घुड़सवार शब्द जो है वो एक तरह का यौगिक शब्द है। इस तरह के शब्द जो कि 2 या इनसे ज़्यादा अक्षरों से मिलकर बनते हैं, जिनका अर्थ जो होता है वो सार्थक होता है, ये कहलाते हैं यौगिक। जैसे आग बबूला, पीलापन, दूध वाला इत्यादि। प्रत्येक खंड के 2 शब्द होते हैं और दोनों कैसे होते हैं? सार्थक। नेक्स्ट है अजायवा घर है, फर्स्ट है देसी, सेकेंड है तत्सम, थर्ड है विदेशी, फोर्थ है संकर। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संकर शब्द। अजायवा घर क्या है? ये एक तरह का संकर शब्द है। व्याख्या है कि अजैव घर जो है वह संकर शब्द है, जो कि 2 भिन्न भाषाओं के योग से बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं संकर। जैसे अजायब ये अरबी भाषा का है, घर ये हिंदी भाषा का है, और संकर शब्द के अन्य उदाहरण है टिकट घर, बमवर्षा, अदालत घर आदि। ठीक है, नेक्स्ट है आचार का विलोम क्या है? अनाचार, अनाचार, अत्याचार और विचार। तो आचार और अनाचार एक दूसरे को होते हैं विलोम, तो आचार का अनाचार होगा। ठीक है, विलोम मतलब होता है विपरीत शब्द जो विपरीत अर्थ देते हैं, तो आचार का है अनाचार। व्याख्या भी है कि आचार का विलोम जो होगा वो अनाचार होगा। नेक्स्ट है दुस्साहस शब्द का उपसर्ग। उपसर्ग जो होते हैं वो स्टार्टिंग में लगते हैं, स्टार्टिंग में लगकर अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। प्लस है दुस, सेकेंड है दुर, थर्ड है दु, फोर्थ है सा। तो दुस प्लस साहस बराबर दुस्साहस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्याख्या है कि दुस्साहस शब्द में दुस उपसर्ग लगा है। उपसर्ग शब्दांश अव्यय को कहते हैं, जो कि शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को कर देते हैं परिवर्तित। नेक्स्ट है कि जगन्नाथ शब्द किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। तो जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ। जगन्नाथ में कौन सी है? व्यंजन संधि है। ठीक है, जगत प्लस नाथ बराबर जगतनाथ। ठीक है, तो ये हो जाती है व्यंजन संधि। संधि 3 होती हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ठीक है, व्याख्या है कि जगन्नाथ जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है।
व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को हम व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन के साथ जब व्यंजन मिल जाता है ये उसको कहते हैं हम, यानी कि व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन मिल जाता है तो उसे कहते हैं व्यंजन संधि। जैसे कि कचट तप के बाद ना या मा आए तो कचट तप क्या होता है, पंचम वर्ष में बदल जाता है। जैसे जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ, बाग प्लस में बराबर बाढ़ में, और उत प्लस नीति बराबर उन्नति। तो जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, बाग प्लस में वाड में, उत प्लस नीति उन्नति, इन सब में क्या है, व्यंजन संधि। नेक्स्ट है कि मोर का हमें तत्सम शब्द बताना है। मयूर, मयूर, मयूर के मयूर। तो मोर की बात करें इसका जो तत्सम होगा ये होगा मयूर। ठीक है, क्या होगा, मयूर। व्याख्या है कि मोर का तत्सम मयूर होगा। विकल्प बी सही है। संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में जी के त्यू प्रयोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं तत्सम। जैसे कि मोर का है मयूर। नेक्स्ट है कि अभिशाप में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब स्टार्टिंग में लगने वाले। अति, अधि, आ कि अभि। तो अभि प्लस शाप बराबर अभिशाप। क्या होता है, अभि प्लस शाप बराबर अभिशाप। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि अभिशाप में अभि उपसर्ग लगा है। अभिशाप में शाप जो है वो तो मूल शब्द है, उसमें अभि उपसर्ग लगने से अभिशाप शब्द बना है। जो शब्दांश मूल शब्दों से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे हम कहते हैं उपसर्ग। नेक्स्ट है कि शुद्ध शब्द चयन करना है। तो इसमें ईर्ष्या बिल्कुल शुद्ध है, ईर्ष्या ऐसे ही लिखा जाता है, बाकी जो है वो गलत है। नेक्स्ट है चंद्रमा का पर्यायवाची बताना है। निशाकर, निशाचर, तरणी, कृषाणु। तो निशा प्लस कर बराबर निशाकर, यानी कि चंद्रमा का पर्यायवाची निशाकर है, जबकि निशाचर है राक्षस वगैरह का पर्यायवाची। ठीक है। व्याख्या है कि निशाचर जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची होते हैं चांद, चंद्र, हिमांशु, सुधाकर, राकेश, शशि, निशापति। जबकि तरणी सूर्य का होता है, निशाचर राक्षस का होता है, कृषाणु अग्नि का होता है। तो चंद्रमा के पर्यायवाची हैं चंद्रमा, चांद, चंद्र, हिमांशु, सुधाकर, राकेश, शश, निशापति। तरणी किसका है, तरणी सूर्य का, निशाचर ये राक्षस का, कृषाणु ये अग्नि का। नेक्स्ट है कि महादेव का पर्यायवाची बताना है। गरुड़ध्वज, नारायण, चंद्रशेखर, विशंभर। तो बताइए महादेव, महान है जो देव, महादेव। तो ये है चंद्रशेखर, चंद्रमा शेखर पर है जिसकी चंद्रशेखर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। महादेव का पर्यायवाची है चंद्रशेखर। महादेव के अन्य भी कई पर्यायवाची हैं जैसे कि शिव, शंकर, शंभु, चंद्रमौली। जबकि गरुड़ध्वज, नारायण, विशंभर ये सब विष्णु के पर्यायवाची हैं। विष्णु भगवान के कौन कौन से हैं, विष्णु भगवान के हैं गरुड़ध्वज, नारायण, विशंभर। और महादेव के हैं चंद्रशेखर, शिव, शंकर, शंभु, चंद्रमौली। नेक्स्ट है कि यथाशीघ्र शब्द का समास बताना है। अव्ययीभाव, द्वंद्व, कर्मधाराएं, तत्पुरुष। तो यथाशीघ्र में जो है, जो फर्स्ट है ये अव्यय है, उपसर्ग भी है, तो ये अव्ययीभाव समास है। ठीक है। व्याख्या है कि यथाशीघ्र में अव्ययीभाव समास है। यथाशीघ्र का समास विग्रह हो कि जितना शीघ्र हो, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है तथा उत्तर पद गौण अथवा अव्ययीभाव होता है। यथाशीघ्र में है अव्ययीभाव समास। जितना शीघ्र हो इसमें पूर्व पद होता है प्रधान अथवा गौण। नेक्स्ट है महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। इसमें अमूल्य शब्द क्या है, विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विशेषण। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इसमें जो अमूल्य शब्द है ये विशेषण है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण। व्याख्या भी है कि महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इसमें जो अमूल्य है ये विशेषण है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। उपयुक्त वाक्य में संज्ञा गुण है, उसकी विशेषता अमूल्य है और अमूल्य में क्या है, विशेषण है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त शब्द कौन सा है। मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, आज हम स्कूल जाएंगे। तो क्रिया विशेषण ऑप्शन सी में है कि हवा धीरे धीरे बह रही है, ये क्रिया विशेषण है। हवा की विशेषता है कि वो कैसे बह रही है, धीरे धीरे।
क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण। ये क्रिया की विशेषता को, उसकी निश्चितता को, उसकी अनिश्चितता को, क्रिया के घटित होने की स्थिति को और निषेध और स्वीकार को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक। नेक्स्ट है कि योगरूढ़ शब्द बताना है। तो चक्रपाणी एक तरह का योगरूढ़ शब्द है। कौन सा है? चक्रपाणी। व्याख्या भी है कि उपयुक्त शब्दों में जो चक्रपाणी है योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ वे होते हैं जो दो शब्दों के योग से बनते हैं और अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, इसे कहते हैं योगरूढ़। जैसे चक्र प्लस पाणी बराबर चक्रपाणी। चक्र को हाथ में धारण करने से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि केले और अनानास मुख्यतः उगाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में कि मरुदानों में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। जो केले और अनानास है ये मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। हमारी व्याख्या है कि केला और अनानास मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है और इसके लिए प्रयुक्त वर्षा की होती है आवश्यकता। भारत में इसकी पैदावार मुख्यतः दक्षिण और पूर्वी भारत में होती है। तो केले और अनानास मुख्यतः कहाँ उगाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय फसल है। केले और अनानास कैसी फसल है? उष्णकटिबंधीय। और इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रयुक्त वर्षा की होती है आवश्यकता। और भारत में इसकी मुख्यतः कहाँ पे पैदावार होती है? दक्षिण और पूर्वी भाग में। कहाँ होती है? दक्षिणी और पूर्वी भारत में होती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? भारतीय आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक की चीनी तिब्बती। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय आर्य। भारतीय आर्य समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं, सबसे अधिक भारतीय आर्य। ठीक है, भारतीय आर्य समूह की भाषा भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से जुड़वा नगर है। ऑप्शन ए है दिल्ली और फरीदाबाद, सेकेंड है मुंबई और पुणे, थर्ड है बेंगलोर और मैसूर, फोर्थ है हैदराबाद और सिकंदराबाद। तो कौन से जुड़वा नगर हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद और सिकंदराबाद। ये कैसे नगर हैं? ये जुड़वा नगर हैं। ठीक है, तो हैदराबाद है और सिकंदराबाद है, इस नगर को हम भारत का जुड़वा नगर कहते हैं। ये दोनों नगर तेलंगाना राज्य में है स्थित और हैदराबाद ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी था, अब नहीं है। ठीक है, तो हैदराबाद सिकंदराबाद क्या है? भारत में के जुड़वा नगर की संज्ञा इन्हें दी गई है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, केरल से कि असम से। तो सबसे अधिक मात्रा में केसर जो है वो जम्मू कश्मीर से मिलता है। ठीक है, तो सबसे अधिक केसर कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर से। वहीं जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, लद्दाख की है लेह। अब दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस तरह से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। असम की कैपिटल है दिसपुर, उत्तर प्रदेश की है लखनऊ, केरल की है तिरुवनंतपुरम। व्याख्या भी है कि केसर का उत्पादन भारत में मात्र जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। केसर के उत्पादन के लिए निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। केसर का उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। और केसर के लिए किसकी होती है? निम्न तापमान की होती है आवश्यकता। किसकी? निम्न तापमान की। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? 15, 20, 22, 28। तो अगर भारत के संविधान की बात करें तो इसमें 22 भाषाएं हैं स्वीकृत। कितनी? 22 हैं। ठीक है, और कौन कौन सी है वो तो मैंने आपको कई बार बताया है, जिसको हमने ट्रिक से याद करने के लिए कहा था। हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। बाबड़े यानी कि बंगाली, बोडो, डोंगरी, बाबड़े मामा यानी कि मलयालम, मराठी, काका यानी कि कन्नड़, कश्मीरी, सास यानी कि संस्कृत और संथाली, बाबड़े मामा, काका, सास, उस यानी उर्दू और सिंधी, उस गुप्त यानी गुजराती, पंजाबी, तमिल, उस गुप्त मणि यानी कि मणिपुरी, को यानी कि कोंकणी, आसमान यानी असमिया और नेपाली, उड़ाते मतलब उड़िया और तेलुगु है मतलब हिंदी। ये 22 भाषाएं हैं। ठीक है, बाबड़े मामा, काका, सास उस गुप्त मणि को आसमान में उड़ाते हैं, ये हमारी ट्रिक है और ये हमारी 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का है उल्लेख। इसके आरंभ में 14 भाषाएं थी। स्टार्टिंग में कितनी थी? 14 थी, लेकिन धीरे धीरे संविधान संशोधन हुए और हमारे वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है कि असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है? गेंडा, शेर, बाघ की भालू? तो असम में के है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, इसका आकर्षण है गेंडा। कौन है? गेंडा है। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है, ठीक है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का मुख्य आकर्षण जो है वो गेंडा जानवर है। नेक्स्ट है कि वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेशवाद था जब अरविंद आश्रम की मंजिल थी, कौन सा है? चेन्नई, अंडमान, पौंडीचेरी की गोवा? सही आंसर हो जाएगा पौंडीचेरी। वह स्थान पौंडीचेरी है जो फ्रांसीसी उपनिवेशवाद था और अरविंद आश्रम की थी मंजिल। क्या थी? अरविंद आश्रम की मंजिल। व्याख्या है कि स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक अरविंद घोष का आश्रम कहाँ था? पौंडीचेरी में स्थित। आश्रम को ओरविले आश्रम 1916 के नाम से जानते हैं। पौंडीचेरी पूर्व में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद था जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में। तो स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक कौन थे? अरविंद घोष। इनका आश्रम कहाँ था? पौंडीचेरी में। आश्रम को क्या कहते थे? ओरविले आश्रम के नाम से जानते थे 1916 में। और फ्रांसीसी उपनिवेशवाद था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा है कि मुंबई हाई संदर्भित है। ऑप्शन ए है अपतटक क्षेत्र तेल से, सेकेंड है तटवर्ती तेल क्षेत्र से, थर्ड है अपतट गैस क्षेत्र से, फोर्थ है तटवर्ती गैस क्षेत्र से। तो अगर हम बात करें मुंबई हाई की तो ये अपतट तेल क्षेत्र से संबंधित है। अपतट तेल क्षेत्र से मुंबई हाई है संदर्भित, ठीक है। मुंबई हाई अपतट तेल क्षेत्र के लिए फेमस है जो महाराष्ट्र के पास है स्थित। महाराष्ट्र कैपिटल है मुंबई। नेक्स्ट है भारत का 26वां राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड, झारखंड, गोवा की छत्तीसगढ़? तो अगर भारत के 26वें राज्य की बात करें तो वो छत्तीसगढ़ था, ठीक है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, झारखंड की रांची, उत्तराखंड की देहरादून गैरसैंण, गोवा की पणजी। हमारी व्याख्या है कि भारत का 26वां राज्य जो था वो छत्तीसगढ़ बना था। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड 27वां राज्य बना था 9 नवंबर सन 2000 को। झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था 15 नवंबर 2000 को। भारत का नवनिर्मित राज्य तेलंगाना था 29वें नंबर का, इसे 2 जून 2014 को ये बना था, ठीक है। तो ये हमारे प्रीवियस ईयर का है तो उसकी इंफॉर्मेशन है कि 26वां राज्य छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, 27वां राज्य उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, 28वां राज्य बना था झारखंड 15 नवंबर 2000 को, 29वां राज्य बना था तेलंगाना 2 जून 2014 को। लेकिन फिर हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इसलिए अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र की गंगा? तो इसमें हमारा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। व्याख्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत चीनी स्वायत्त प्रांत में स्थित मानसरोवर झील है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, चीन, भारत और बांग्लादेश के होते हुए बंगाल की खाड़ी में है गिरती और तिब्बत में इस नदी को हम तांग्सपो कहते हैं। चीन में यालू तांग्सयू चियांग कहते हैं। भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में इसे यमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि महाभारत के लेखक कौन थे? कालिदास, वेदव्यास, तुलसीदास, कौटिल्य? तो महाभारत की बात करें तो महाभारत के थे वेदव्यास, ठीक है। वेदव्यास किसके लेखक के? महाभारत के लेखक थे वेदव्यास। व्याख्या भी है कि महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास को मानते हैं। महाभारत में कुल 1,00,000 श्लोक हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। महाभारत के लेखक गणेश जी थे जबकि इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास थे और प्रारंभिक नाम था इसका जय संहिता। तो ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि महाभारत के लेखक कौन थे? महर्षि वेदव्यास। कितने इसमें श्लोक हैं? ये 1,00,000 श्लोक हैं। कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। लेखक गणेश जी थे, मतलब लिखा गणेश जी ने था लेकिन रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। और महाभारत को पहले क्या कहते थे? प्रारंभिक नाम जय संहिता। क्या था? जय संहिता। नेक्स्ट है कि लाल किले का निर्माण किसने कराया? शेरशाह, हुमायूं, अकबर की शाहजहां? फिर हो जाएगा शाहजहां। लाल किले का निर्माण किसने कराया था?
तो शाहजहां ने लाल किले का निर्माण कराया था। ठीक है, लाल किला दिल्ली का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा 1648 में कराया गया। आगरा का लाल किला आगरा का किला का निर्माण अकबर के द्वारा 1573 में कराया गया। तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था और इन्होंने ताजमहल का निर्माण भी कराया था। कहाँ है ताजमहल? ये आगरा में है। ठीक है, और फिर बता रहे हैं आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? जिसे आगरा का किला कहते तो वो अकबर ने 1573 में करवाया था। अकबर जो ये थे अकबर, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। नेक्स्ट है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर स्वामी राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। व्याख्या है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे ये भारत रत्न प्राप्त करता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल 1950 से 62 तक था। राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति थे जो 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए थे, जबकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो थे ये एकमात्र राष्ट्रपति थे 2 कार्यकाल के लिए चुने गए थे 1950 से 62 तक, और पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया गया? नूरजहां, अनारकली, मुमताज महल, शाहजहां। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था मुमताज महल की याद में। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में 1653 में आगरा में कराया गया। ताजमहल का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया था। ताजमहल का निर्माण किससे किया गया था? सफ़ेद संगमरमर से। नेक्स्ट है कि किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म की बौद्ध धर्म? जैन धर्म। 24 महान आचार्य तीर्थंकर जैन धर्म में थे। किसमें थे? जैन धर्म में। तो जैन धर्म में 24 महान आचार्य हुए। इन्हें हमने क्या नाम दिया? तीर्थंकर कहा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। प्रारंभिक 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता असंदिग्ध है। 2 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता प्रमाणित है, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम में 24वें नंबर के थे और पार्श्वनाथ 23वें नंबर के थे। ठीक है, सांप इनका चिन्ह है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम आणविक परीक्षण वर्ष 1974 में हुआ था। इसे किस नाम से जानते हैं? शक्ति वन, टॉर्नेडो, चगाई के हंसते हुए बुद्ध। तो भारत का प्रथम आणविक परीक्षण कब हुआ था? 1974 में, और इसे हंसते हुए बुद्ध के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हंसते हुए बुद्ध। तो भारत का प्रथम आणविक परीक्षण इंदिरा गांधी के काल में 1974 में पोखरण राजस्थान में किया गया। इस परीक्षण को हंसते हुए बुद्ध यानी लाफिंग बुद्धा नाम दिया गया। ठीक है, प्रथम आणविक परीक्षण किसने किया? इंदिरा गांधी ने। कब किया? 1974 में। कहाँ किया? राजस्थान के पोखरण में किया। क्या नाम दिया? हंसते हुए बुद्ध यानी कि लाफिंग बुद्धा इसको नाम दिया। नेक्स्ट है कि शकुंतलम लिखी थी कालिदास ने, भास ने, कंबन ने, असघोष ने। तो शकुंतलम जो है ये कालिदास ने लिखी थी। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास जी की रचना है। व्याख्या है कि अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास द्वारा लिखी गई थी, जो वियोग श्रृंगार शैली में लिखी गई। इस महाकाव्य का नायक था राजा दुष्यंत और नायिका ऋषि कन्या थी शकुंतला। तो अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा? कालिदास ने। कैसा था? वियोग श्रृंगार शैली में लिखा गया था। महाकाव्य के नायक कौन थे? राजा दुष्यंत, और नायिका कौन थी? ऋषि कन्या शकुंतला थी। कौन थी? ऋषि कन्या शकुंतला। नेक्स्ट है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को पराजित किया था मुगलों ने, अफगानों ने, अंग्रेजों ने कि सिक्कों में? तो पानीपत की टोटल 3 लड़ाई हुई थी। तो इसमें से पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसने बाबर जी विजयी हुआ था भारत में मुगल वंश की, उसने स्थापना की थी। दूसरी हुई थी 1556 में, और तीसरी हुई थी 1761 में। 1761 वाली जो वो थी, इसमें जो था वो अफगानों ने जीती थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों को किसने पराजित किया था? अफगानों ने। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में हुई। पानीपत में हरियाणा के मैदान में
जो अहमद शाह अब्दाली था, जो कि एक अफगान था, उसने मराठा सेनापति जो सदाशिवराव भाऊ थे, इनके बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में मराठाओं की हार हो गई और निर्णय हो गया कि मराठा भारत में राज्य नहीं करेंगे। ठीक है, ये पानीपत की तीसरी लड़ाई से ही तय हुआ था कि मराठा भारत में राज्य नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कि किसने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, थर्ड है दादा भाई नौरोजी, फोर्थ है लाला लाजपत राय। तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, गंगाधर तिलक ने कही थी। ठीक है, किसने कही थी? बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता के प्रमुख नायक थे। एक कांग्रेस के गरम दल के नेतृत्व करता थे। बाल गंगाधर ने घोषणा की थी कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे क्या करके रहूंगा? मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट है कि राणा सागा संबंधित है मालवा से, खजुराहो से, मेवाड़ से कि मांडू से। अगर राणा सागा की बात करें तो ये किससे संबंधित है? राणा सागा मेवाड़ से। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राणा सागा मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे। 16 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया बाबर के बीच में और राणा सागा के बीच में, जिसमें राणा सागा की हार हुई और मुगल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया, यानी कि बाबर की जीत हुई। 16 मार्च 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध राणा सागा और बाबर के बीच में। बाबर की जीत हुई, राणा सागा की हार हुई। नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार की उत्तर प्रदेश। तो अगर हम बात करें पंचायती राज संस्थाओं के निर्माण की, तो सबसे पहले ये राजस्थान राज्य ने किया। किसने किया? राजस्थान राज्य ने। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, इसे पिंक सिटी भी कहते हैं। ठीक है, बिहार की कैपिटल है पटना, महाराष्ट्र की मुंबई, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। और पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण कहाँ किया गया? राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। अक्टूबर 1959 को किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक राज्य का दर्जा दिया गया। तो पंचायती राज संस्था की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ? नागौर राजस्थान से हुई थी। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक राज्य का इसे दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है कि संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार की सभी सरकार। सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। संवैधानिक सरकार का अर्थ है कि संविधान की जो शर्तें होती है उनके अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार और लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, उपयुक्त सभी। तो वे सरकार जो संविधान के द्वारा नियमित और नियंत्रित होती है उसे संविधान सरकार कहलाती है। ठीक है, कौन सी सरकार? वह सरकार जो संविधान के द्वारा नियमित हो और नियंत्रित हो, तो वो कहलाती है संविधान सरकार। नेक्स्ट है कि पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे नेहरू और झो एन लाई के बीच, नेहरू और मंडेला के बीच, गांधी और झो एन लाई के बीच, गांधी और मंडेला के बीच। तो अगर बात करें पंचशील समझौते की, तो नेहरू और झो एन लाई के बीच पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, भारत और चीन के मध्य 29 अप्रैल 1954 ईस्वी में एक समझौता हुआ जिसे हमने पंचशील समझौता कहा। कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 में। किसके किसके बीच? भारत और चीन के बीच में। किसका नाम दिया गया? पंचशील समझौता। इस समझौते के भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई थे। और इस समझौते के तहत तिब्बत जो था, उस तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुए थे? 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 28 फरवरी 1950। तो संविधान सभा के सदस्य जो थे उनके द्वारा भारत के संविधान पर अंत में हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को हुए थे। कब हुए थे? 24 जनवरी को हुए थे। व्याख्या है कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को पूरा किया गया। इसके सदस्यों द्वारा 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इसी के साथ भारत एक गणतंत्र देश के रूप में हुआ स्थापित। 26 नवंबर 1949 को पूरा किया गया, 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है,
नेक्स्ट है कि संविधान सभा के प्रथम प्रधान कौन थे? B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, J.L. नेहरू, B. पटेल। तो संविधान सभा के प्रधान जो थे, संविधान सभा के प्रधान, तो वो इसमें हमें बोनस मार्क्स मिला था। क्या मिला था? बोनस। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें बोनस मार्क्स मिलते हैं यूपी टेट में अक्सर, तो उसमें से ये एक था। वह क्या है कि दिए गए विकल्प में कोई विकल्प उत्तर के रूप में नहीं सही है, क्योंकि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे रचितानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर और B.N. राव ये संविधान सभा के सलाहकार थे। ठीक है, इसलिए हमें इसमें बोनस मिला था। अस्थायी पूछे अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी पूछे तो राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के पूछे भीमराव अम्बेडकर और अगर संवैधानिक सलाहकार पूछे तो B.N. राव थे। नेक्स्ट है कि राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी प्रयाग, कन्नौज, उज्जैन की पाटलिपुत्र। तो राजा हर्षवर्धन की राजधानी पूछा है कन्नौज थी। क्या थी? कन्नौज। ठीक है, राजा हर्षवर्धन जो थे वो पुष्यभूति वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। हर्षवर्धन को कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार करने के 3 शक्तियां पाल, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ जो लगभग 200 वर्ष तक चला था। अंततः गुज्जर प्रतिहार से संघर्ष में क्या रहे थे? विजेता रहे थे। तो राजा हर्षवर्धन क्या थे? पुष्यभूति वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। कहाँ के? पुष्यभूति वंश के सबसे प्रतापी राजा। और हर्षवर्धन ने कन्नौज को क्या बनाया था? अपनी राजधानी। और हर्ष की जब मृत्यु हो गई तो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए कितनी शक्तियां थी? 3। कौन कौन सी? पाल, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इनके मध्य क्या हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष। कितना चला? 200 वर्षों तक। विजेता कौन हुआ अंत में? गुज्जर प्रतिहार हुए थे विजेता। नेक्स्ट है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था चालुक्य द्वारा, चोलों द्वारा, पल्लवों द्वारा कि राष्ट्रकूटों द्वारा? से आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों द्वारा। एलोरा का जो कैलाश मंदिर था इसका निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रकूटों द्वारा। व्याख्या भी है कि एलोरा महाराष्ट्र राज्य में है स्थित और यहाँ पर राष्ट्रकूटों के द्वारा कई मंदिरों का निर्माण कराया गया। एलोरा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर था कैलाश मंदिर। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण प्रथम, इन्होंने करवाया था। तो एलोरा कहाँ स्थित है? एलोरा है महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र कैपिटल है मुंबई और राष्ट्रकूटों के द्वारा कई मंदिर का निर्माण कराया गया था महाराष्ट्र के एलोरा में। एलोरा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसका निर्माण। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत के कितने पक्ष हैं? 1, 2, 3, 4। तो ग्राम पंचायत के 3 पक्ष हैं। ठीक है, कितने पक्ष हैं? 3 पक्ष हैं। भारत में पंचायती व्यवस्था को त्रिस्तरीय रूप में अपनाया गया था। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसको कितना अपनाया गया? त्रिस्तरीय रूप में। जिला पंचायत, खंड पंचायत, ग्राम पंचायत। किसमें? जिला पंचायत, खंड पंचायत, ग्राम पंचायत। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 40 में किसका? पंचायती राज व्यवस्था का है वर्णन। किसका? पंचायती राज व्यवस्था का। नेक्स्ट है कि नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है पार्षद, मेयर, कलेक्टर, अध्यक्ष। तो जो नगर पालिका कमेटी का प्रधान है ये अध्यक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? अध्यक्ष। ठीक है, नगर पालिका कमेटी का प्रधान अध्यक्ष चेयरमैन कहलाता है। नेक्स्ट है ग्राम न्यायालय कहलाता है ग्राम सभा, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम अदालत। तो न्याय पंचायत कहलाता है। ठीक है, जो ग्राम न्यायालय है उसको हम न्याय पंचायत कहते हैं। देश के आम नागरिकों तक न्याय व्यवस्था की पहुंच को बढ़ाने और न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की रूपरेखा को प्रस्तुत किया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों को ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे पंचायत स्तर पर दीवानी या फौजदारी के जो सामान्य मामले हैं उनकी सुनवाई कर जो नागरिक हैं उनको त्वरित यानी कि तुरंत न्याय मिल सके। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत की स्थापना का है प्रावधान। ठीक है, ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट स्तर पर न्यायाधीश होते हैं जिसे हम न्यायाधिकारी कहते हैं। इसकी नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार करती है। कौन करती है? राज्य सरकार। नेक्स्ट है कि सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है इसका परिक्रमण, परिभ्रमण, कक्षा की तो सही आंसर हो जाएगा कक्षा।
सूर्य के चारों ओर से किसी उपग्रह का मार्ग, यानी कि सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग क्या कहलाता है? कक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है? कक्षा। ठीक है, तो सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। ग्रहों द्वारा जिस पथ पर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वह कक्षा कहलाता है। और प्रत्येक ग्रह का कक्ष एक निश्चित पथ होता है। प्रत्येक ग्रह का कक्ष क्या होता है? निश्चित पथ है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है सूर्य, चंद्रमा, शुक्र के प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो सूर्य के सबसे निकट चंद्रमा, सूर्य के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है तो वो चंद्रमा है। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, जबकि शुक्र पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है और शुक्र की दूरी पृथ्वी से 4 करोड़ किलोमीटर है। तो सबसे निकट खगोलीय पिंड पृथ्वी के कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा किसका उपग्रह है? हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। शुक्र पृथ्वी के क्या है? सबसे नजदीक का ग्रह है। ठीक है, और चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। और शुक्र की दूरी पृथ्वी से कितनी है? वो है 4 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ये सब याद रखना। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, यानी भूमध्य रेखा किससे होकर नहीं गुजरती? फर्स्ट है उत्तरी अमेरिका से होकर, सेकेंड है दक्षिणी अमेरिका से होकर, थर्ड है अफ्रीका से होकर, फोर्थ है उपरोक्त में से कोई एक महाद्वीप। सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका से होकर। भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है तो उत्तरी अमेरिका से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखा पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं। ये रेखा तीनों महाद्वीपों से होकर 13 देशों से गुजरती है। ये 3 महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया हैं। वही भूमध्य रेखा उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी के कौन सी अक्षांश रेखा को कहते हैं? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को पृथ्वी के भूमध्य रेखा कहते हैं। ये रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? ये 3 महाद्वीपों से और 13 देशों से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया हैं। यानी कि भूमध्य रेखा किससे होकर नहीं गुजरती? तो उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरती। नेक्स्ट है कि महासागर से छोटा बृहत लवणीय जलाशय कहलाता है झील, द्वीप, सागर की नदी। सही आंसर हो जाएगा सागर। महासागर से छोटा बृहत लवणीय जलाशय सागर कहलाता है। क्या कहलाता है? सागर। ठीक है, तो महासागर से छोटा जो बृहद लवणीय जलाशय है उसको हम सागर कहते हैं। जैसे कि अरब सागर, चीन सागर, काला सागर और लाल सागर। तो महासागर से छोटा बृहद लवणीय जलाशय को क्या कहते हैं? सागर। अरब सागर, चीन सागर, काला सागर और लाल सागर। नेक्स्ट है कि किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र कहलाता है नदी घाटी, नहर, बांध की जल डमरू। सही आंसर हो जाएगा नदी घाटी। किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा जो अपवाह क्षेत्र होता है वो नदी घाटी कहलाता है। क्या कहलाता है? नदी घाटी। ठीक है, किसी नदी तथा उसके सहायकों के अपवाह क्षेत्र को संयुक्त रूप से नदी घाटी के नाम से जानते हैं। इन क्षेत्रों में भूमि बहुत ही उर्वरा होती है। इन क्षेत्रों में भूमि कैसी होती है? बहुत ही ज्यादा उर्वरा। तथा जनसंख्या का संकेंद्रण यहाँ क्या होता है? यहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण होता है ज्यादा। नेक्स्ट है कि भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। सही आंसर हो जाएगा गंगा। भारत की जो बृहत्तम नदी है वो गंगा है। ठीक है, कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। इसके द्वारा संचित क्षेत्र लगभग 9 लाख किलोमीटर है। तो इस नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा कहते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। इसके द्वारा संचित क्षेत्र कितना है? लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस नदी की लंबाई कितनी है? 2510 यानी 2510 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री ग्लेशियर है। गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा या फिर दक्षिणी गंगा कहते हैं। कौन सी? वृद्ध गंगा या फिर दक्षिणी गंगा कहते हैं। नेक्स्ट है कि ग्रीनविच मध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल कितना है? यानी कि ग्रीनविच मध्य समय और भारतीय प्रमाण समय के बीच में अंतराल पूछा है। ऑप्शन ए 4 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन बी है 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन सी है 6 घंटे, ऑप्शन डी है 6 घंटे 30 मिनट। तो ग्रीनविच मध्य समय और भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल
5 घंटे 30 मिनट का है। कितना है? 5 घंटे और 30 मिनट का समय अंतराल है। व्याख्या है कि ग्रीनविच मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। तो ग्रीनविच मानक समय रेखा कितनी कहलाती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो नैनी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ग्रीनविच और भारतीय प्रमाण समय के बीच का समय अंतराल 5 घंटे 30 मिनट का होता है। तो ग्रीनविच मानक समय रेखा कितनी है? 0 डिग्री देशांतर रेखा है कहलाती। भारत का मानक समय रेखा कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कहाँ से होकर गुजरता है? उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर के नैनी से होकर गुजरता है। ग्रीनविच और भारतीय प्रमाण समय के बीच का अंतर 5 घंटा और 30 मिनट का होता है। कितना? 5 घंटा 30 मिनट। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? समुद्र तल, हिमनदी, हिमशैल के मरुस्थल। तो इसमें से अगर हम बात करें उस भू आकृति के बारे में जो भारत में नहीं पाई जाती है, तो हिमशैल। हिमशैल भारत में नहीं पाई जाती है। ठीक है, हिमशैल भू आकृति जो है वो भारत में नहीं पाई जाती है। हिमशैल मुख्यतः ध्रुवों के समीप स्थित देशों में पाई जाती है। हिमशैल भू आकृति कहाँ नहीं पाई जाती है? भारत में। हिमशैल पाई कहाँ जाती है? ध्रुवों के समीप स्थित देशों में। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? 0, 1, 2, 3। आंसर हो जाएगा 1। भारतीय मुख्य भूभाग में एक महासागर मिलते हैं। कितने महासागर मिलते हैं? 1। व्याख्या है कि भारत का मुख्य भूभाग दक्षिणी क्षेत्र मात्र एक महासागर हिंद महासागर से मिलता है। हिंद महासागर को 2 भागों में बांटता है, एक अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी। तो भारत का मुख्य भूभाग यानी कि दक्षिणी क्षेत्र कितने महासागर से मिलता है? एक। कौन सा? हिंद महासागर। हिंद महासागर को 2 भागों में बांटता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है कि शांत घाटी किस राज्य में है स्थित? महाराष्ट्र, केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक। तो अगर शांत घाटी की बात करें तो हमारे केरल राज्य में है स्थित। शांत घाटी कहाँ है? केरल में। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। महाराष्ट्र की मुंबई, उत्तराखंड की देहरादून, गेरसैण, कर्नाटक की बेंगलोर। ठीक है, तो शांत घाटी केरल राज्य के पलक्कड़ जिले के नीलगिरी में है स्थित। ये घाटी जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शांत घाटी कहाँ है? केरल राज्य के पलक्कड़ जिले के नीलगिरी में है स्थित। जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था प्रयाग में, लुम्बिनी में, गया में कि सारनाथ में? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला वचन सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, व्याख्या है कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अपना पहला वचन जो उपदेश दिया था सारनाथ में। इस घटना को हमने धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना। इस घटना को क्या बोला? धर्म चक्र प्रवर्तन। सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ का निर्माण किया। सारनाथ को पूर्व में ऋषिपत्नम तथा मृगदाब के नाम से जानते थे। सारनाथ को पूर्व में क्या कहते थे? ऋषिपत्नम और मृगदाब। तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला प्रवचन यानी उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, देववर्मन के बृहद्रथ। तो अंतिम मौर्य शासक थे बृहद्रथ। ठीक है, कौन थे? बृहद्रथ। ठीक है, अंतिम मौर्य शासक थे बृहद्रथ। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था ये बिंदुसार था, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। और अंतिम शासक पूछा है तो वो था बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, और जो पुष्यमित्र शुंग था ये किसका था? बृहद्रथ का सेनापति था, और इसको मारकर इसने जो था शुंग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ? 6ठी सदी ईसा पूर्व, 3री सदी ईसा पूर्व, 1ली सदी ईसवी, 2री सदी ईसवी। आंसर हो जाएगा 6ठी सदी ईसा पूर्व। प्राचीन रोम जो था ये 1ली सदी, तो ये 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, गणतंत्र। व्याख्या है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में प्राचीन रोम गणतंत्र हुआ, और उसी समय भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति की हुई शुरुआत। किसकी? द्वितीय नगरीय क्रांति की। नेक्स्ट है सिंधु घाट सभ्यता की लिपि है आवाचनीय, संस्कृत, फारसी, द्रविड़। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? आवाचनीय है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। सिंधु घाटी सभ्यता से
हमें कई सारी लिपियां तो मिली हैं, लेकिन उसका वाचन अभी तक नहीं हो पाया, इसीलिए कैसी हैं ये? अवाचनीय है। ठीक है। लिपियों के लिखावट के आधार पर हड़प्पा लिपि को ब्रेस्टोफेदोन भी कहते हैं। जो हमारी लिपियां हैं, इनकी लिखावट के आधार पर हड़प्पा लिपि को क्या कहते हैं? ब्रेस्टोफेदन भी हम कहते हैं। नेक्स्ट है कि हड़प्पा के लोग किसका प्रयोग करना नहीं जानते थे? सोना का, चांदी का, लोहे का, कांसे का। तो हड़प्पा के लोग लोहे का जो था ये प्रयोग करना नहीं जानते थे, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के अंतरंजी खेड़ा में लोहे का उपयोग किया हमने जाना। व्याख्या है कि हड़प्पा के लोगों को लोहे धातु की जानकारी नहीं थी। हड़प्पा काल में मुख्य धातु कांसा यानी टीन और टावा थी, इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता इसे कहते थे। लोहे के प्रथम प्रयोग का साक्ष्य हमें उत्तर प्रदेश के अंतरंजी खेड़ा में 1000 ईसा पूर्व में मिला है। तो हड़प्पा के लोग किसका प्रयोग नहीं करते थे? लोहा का। लोहे का प्रयोग हमने कब किया है? उत्तर प्रदेश के अंतरंजी खेड़ा में लगभग 1000 ईसा पूर्व में किया है। हड़प्पा काल में मुख्य धातु क्या थी? कांसा, टीन और तांबा थी, और इसीलिए इसे क्या कहते थे? कांस्य युगीन सभ्यता कहते थे। कौन सी सभ्यता? कांस्य युगीन। नेक्स्ट है कि शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी 62 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 82 ईस्वी में, 88 ईस्वी में। तो शक काल की बात करें तो इसकी शुरुआत कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी। ठीक है। तो शक काल की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में। किसने की? 78 ईस्वी में किसने की थी? कुषाण शासक कनिष्क ने की थी। किसने की थी? कुषाण शासक कनिष्क ने। नेक्स्ट है भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी, हेस्टिंग्स, क्लाइव की कैनिंग। तो इसमें हमें बोनस मार्क्स मिला था। ठीक है। व्याख्या है कि दिए गए विकल्पों में कोई भी उत्तर सही नहीं है, क्योंकि भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? अवध, बंगाल, मैसूर की दिल्ली। तो अवध क्षेत्र में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था। 1857 की क्रांति हुई थी। व्याख्या है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अधिग्रहण कर अंग्रेज राज्य में विलयन कर उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि अवध के लगभग प्रत्येक घर का एक सदस्य जो था वो अंग्रेजी सेना में था। इस तरह 1857 का विद्रोह जो था एक प्रमुख कारण था। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता होने पर भारत एक रियासत बन गया। स्वतंत्र होने पर जो इंडिया था वो एक रियासत बन गया। रियासत का दर्जा किस वर्ष हुआ था खत्म? वर्ष 1947 में, 1948 में, 49 में कि 50 में? तो सही आंसर हो जाएगा 1950 में। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। भारत की स्वतंत्रता के बाद सभी रियासत को मिलकर भारत को एक रियासत में परिवर्तित किया गया। 1950 में संविधान लागू होने के बाद भारत को रियासत के रूप में क्या मिली? मान्यता मिली। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। माउंटबेटन को भारत में ब्रिटिश शासन के गवर्नर जनरल भी थे। माउंटबेटन कौन थे? भारत में ब्रिटिश शासन के गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है असम का प्राचीन नाम है पावा, कामरूप, पिपलीवन, किरामग्राम। तो असम की बात करें तो असम का प्राचीन नाम है कामरूप। क्या है? कामरूप। और असम की कैपिटल है दिसपुर। तो असम का प्राचीन नाम क्या था? कामरूप था। और कामरूप का शासक कौन था? हर्षवर्धन का मित्र दिवाकर का। कौन था? हर्षवर्धन का मित्र दिवाकर। नेक्स्ट है कि दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है जैन स्थापत्य के, बौद्ध के, मुगल के कि सल्तनत के? तो दिलवाड़ा मंदिर ये जैन स्थापत्य के उदाहरण थे। ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर ये जैन स्थापत्य के उदाहरण थे। इस मंदिर का निर्माण 1021 में बिमल शाह, जो कि चालुक्य भीमदेव प्रथम सोलंकी राजा का मंत्री था, इसके द्वारा आबू राजस्थान में कराया गया था। दिलवाड़ा मंदिर किसके हैं? जैन स्थापत्य के उदाहरण। इसका निर्माण किस कब करवाया गया था? 1021 में बिमल शाह, जो कि चालुक्य भीमदेव प्रथम सोलंकी राजा के मंत्री थे, उनके द्वारा आबू राजस्थान में करवाया गया। नेक्स्ट है चाणक्य को किस नाम से भी जानते थे? भट्ट स्वामी, राजशेखर, विशाख दत्त, विष्णुगुप्त। तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते थे। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। ठीक है।
तो चाणक्य का मूल नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। इसके अन्य नाम थे कौटिल्य, चाणक्य, और ये मौर्य वंश के संस्थापक भी थे और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के पहले आचार्य थे। चाणक्य ने राजनीति पर प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की और इन्हें भारत का मेकियावेली कहते थे। तो चाणक्य का मूल नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जानते थे। चाणक्य किसके थे? मौर्य संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी तो चाणक्य ने इनका हेल्प बहुत ज़्यादा की थी। ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य थे और चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की और इन्हें ही भारत का मेकियावेली भी कहते थे। नेक्स्ट है कि औषधि से किसका संबंध नहीं था? धन्वंतरि, भास्कराचार्य, चरक की सुश्रुताचार्य। तो औषधि से बात करें तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भास्कराचार्य का संबंध नहीं था। ठीक है। औषधि का संबंध किससे था? धन्वंतरि से है। इन्हें हम औषधि का विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो औषधि का संबंध किससे है? धन्वंतरि से है। इन्हें क्या कहते थे? औषधि विज्ञान का पिता कहते थे। चरक तथा सुश्रुत की बात करें, इनका संबंध भी औषधि से था। लेकिन भास्कराचार्य ये गणितज्ञ, ये ज्योतिष शास्त्री या खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा कि संसद द्वारा। कि जो भारत के राष्ट्रपति थे उनको उसके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति को अगर उसके कार्यकाल से हटाना है तो पूर्व संसद द्वारा महाभियोग लाकर हटा सकते हैं। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का है वर्णन। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर इसके विरुद्ध महाभियोग क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। नेक्स्ट है भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद, शंकराचार्य, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और वेदों के और लोटों का नारा दिया था। वहीं राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। व्याख्या है कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में, और इन्होंने वेदों की और लोटों का नारा दिया। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की? 1875 में। कहाँ की? मुंबई में। कौन सा नारा दिया? वेदों की और लोटों। नेक्स्ट है कि किसके सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। मार्क्स मिला था ये 2011 का प्रीवियस ईयर, तो इसमें कई सारे बोनस हमें मार्क्स मिले थे। व्याख्या है कि राज्यपाल जो है वो सामान्यतः विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और पद को वितरण करता है। इस प्रकार प्रश्न में दिया गया कोई भी विकल्प सही नहीं है, इसलिए बोनस मिला था। नेक्स्ट है मौर्य समाज का संस्थापक अशोक था। बिंदुसार चंद्रगुप्त के पुष्यमित्र। तो मौर्य समाज के स्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से इन्होंने मौर्य समाज की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार था और इनका पुत्र जो था वो अशोक था। ठीक है। और बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ये सब पूछे जाते हैं, याद रखना। व्याख्या है कि मौर्य समाज की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। नेक्स्ट है फाहान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? शासनकाल में भारत का दौरा किया हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, कोई नहीं। तो फाहान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। तो फाहान एक कैसा था? चीनी शासक था और गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य कहते थे, इनके समय भारत आया था। जबकि जो हर्षवर्धन थे, इनके शासनकाल में 629 में हैंसोंग आया था। तो वहाँ से हैंसोंग, यहाँ से हर्षवर्धन। हर्षवर्धन हैंसोंग के शासनकाल में भारत आया 629 में। तो हैंसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया 629 में और फाहान जो चीनी यात्री था चंद्रगुप्त